इस पूरे आयोजन के जो रूपरेखा है उसमें जो मुख्य सहयोगी रहे हैं हमारे भाई एडवोकेट विक्रम चौधरी जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, एडवोकेट कुलवंत राणा, एडवोकेट दीपक कुमार बाल्यान जी और संकल्प पूर्ति यात्रा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज से 1 साल पहले से हम आयोजित करते आ रहे हैं। और संकल्प पूर्ति यात्रा के 3 अहम पहलू जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे, सामने बैनर है, संगठनों ने आपको सहयोग दिया है और आपको आश्वासन दिया है। उसी तरीके से हम अधिवक्ता, राष्ट्रवादी अधिवक्ता परिषद की ओर से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ पूरे तन मन धन से और जितना समय आप हो सकेगा उस तरीके से आपके साथ हम अवेलेबल रहेंगे। तो भाई प्रीत सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन। 2012 राष्ट्र सेवा गौ सेवा के लिए हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सभी अधिवक्ता परिषद के सदस्यों और हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जिस पल का हमें सभी को इंतजार था, आज हमारे बीच में राष्ट्रवादी अधिवक्ता परिषद के संयोजन में जो ये आयोजन किया गया है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत में सुप्रसिद्ध आरटीआई मैन के नाम से जो विख्यात इंजीनियर था, कई कंपनियों में इंजीनियर था। पहले कैलमल वेस्पा स्कूटर आती थी उसमें था, फिर मैं हीरो होंडा में था, फिर अब तो मारुति सुजुकी बन गई। पहले इसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था। इधर मेरा मोबाइल एरोप्लेन सुजुकी है, पहले इसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड। ये बेसिकली गवर्नमेंट का पीएसयू हुआ करता था, मैं उसमें था। पहले जापान का कोलैबोरेशन था, तो वहाँ हर छोटी छोटी प्रॉब्लम की रूट का एनालिसिस किया जाता था। जापान से लोगों से बात मिलते मिलते वहाँ, चूंकि जापान के काफ़ी लोग होते थे, हम लोग प्रॉब्लम आती थी डिस्कस करते थे, तो उसमें तो इसका रूट काज क्या है, इसका रूट काज पॉपुलेशन एक्सपोजर। तो बड़ा विचार विमर्श करने के बाद, और 150 करोड़ कैसे हैं आप इसको समझिए। 2020 के दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इस साल बच्चे होंगे 7। इतने उनकी तेजी के साथ काम चल रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, गाइडलाइन क्या है माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई? कोई गाइडलाइन नहीं, लॉ मिनिस्ट्री के पास भी कोई गाइडलाइन नहीं। माइनॉरिटी कैसे आइडेंटिफाई करते? पहले तो मैं इस बात के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ना ही मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड है और ना ही मेरा इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद आप लोगों ने यहाँ बुला के मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। और मैं आप लोग से यह भी कहना चाहूँगा कि मैं समय समय पर ज़रूर गरीब बच्चों के बीच में, असहाय बच्चों के बीच में, या जो लेस प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, विशेषकर मेरी अपनी कम्युनिटी, उनके बीच में जाता रहा हूँ। ऑफिसर्स एकेडमी वगैरह में भी मैं गया हूँ, मैंने वहाँ भी कई लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं, जैसे आईपीआर है या अभी जीएसटी चल रहा है, या इससे रिलेटेड जो भी कई इशूज आते हैं। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, ओपन पब्लिक स्पीकिंग में ये मैं पहली बार आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ और ये सब्जेक्ट में मेरे लिए नया है। तो अगर मैं भावावेश में कुछ कह जाऊँ तो मैं उससे के लिए आप लोगों से पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अश्विनी जी ने जो बातें कही, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे सहमत होते हुए थोड़ा सा असहमत होना चाहूँगा। उन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के लिए जो
बात की है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन में, मैं उनके साथ हूं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब 1947 में हम चले थे तो हमारे पास में हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज जब हम 2020 पिछले 60 साल जिन लोगों ने इस देश पर राज करा, मेरा मानना है कि सिर्फ बांटा, अलगाववाद की राजनीति करी, चाहे वो हिंदू मुसलमान ने बांटा, सिख ईसाई को बांटा, चाहे किसी भी तरीके से बांटा, लेकिन बांटा ताकि उनकी रोटियां सिकती रहें और राजनीति चलती रहे। अगर आप सही विषय से देखें, जो लोग सीए के खिलाफ हैं या जो लोग फार्मर्स एक्ट के खिलाफ हैं या जो लोग अब जो कानून लाए जा रहे हैं, चाहे वो 370 था उसे एबोलिश किया गया, जो लोग उन सबके खिलाफ रहे, और जो आज ये कानून की हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, जो लोग इनके खिलाफ हैं, मेरा वो मानना है कि अगर संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ कहा जाए तो भैया, जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश के घर तुम भक्त नहीं, तो नहीं पिया तुमने माँ का दूध और बाप का तुम में रखा नहीं। क्योंकि कोई बुद्धिजीवी इंसान इस किसी भी कानून का, मेरा मानना है, विरोध नहीं कर सकता अगर उसने एक्ट को पढ़ा है, प्रपोज बिल को पढ़ा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस देश के खिलाफ हो। किसी जात अपना है अपने अधिवक्ताओं भाइयों से कि ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी है कि हम लोग बीइंग द एजुकेटेड क्लास, हम लोग चाहे ग्रुपों में चाहे छोटी छोटी सभाओं में जैसे हम आज एकत्रित हुए हैं, अगर इस तरह की सभाओं के साथ, मैं आज की आयोजन समिति श्री प्रीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं उनका इस बात के लिए कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करी। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो शाहीन बाग भी हुआ, चाहे चीजें हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि सीएए के ऊपर विचार विमर्श नहीं हुआ, ऑल इंडिया बैठे के चली। लेकिन वी हैव टू गो टू द ग्रास रूट लेवल। जब तक नीचे तक आम आदमी को नहीं समझाया जाएगा कि कानून क्या है और कानून किस लिए लाया जा रहा है और इसका क्या क्या फायदे हैं, को खींच के थाने में लेके जाना, पूरी रात पुलिस वालों से जिद्दोजहद करना और फिर ऐसे वकीलों को ढूंढना, ऐसे अधिवक्ताओं को ढूंढना, क्योंकि हम अपना घर बार छोड़ चुके थे, हम अपना काम धंधा बंद कर चुके थे। ऐसे अधिवक्ताओं से हमें बार बार निवेदन करना कि आप इन केसों को लड़ें और कैसे भी इन गायों को कटने से बचाएं। उसके लिए हम दर दर की ठोकरें हमने खाई, अपना घर बार छोड़ दिया। एक पूरी टीम जिसमें हमारे भाई हरीश गुप्ता जी यहाँ बैठे, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। फिर चीज़ें बननी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई, हमने इस देश को समझना शुरू किया। तो उसके बाद हमें पता लगा इस देश में जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन गुलामों के प्रतीक चिन्हों को तोड़ने के लिए हमारे ऊपर 302 लगी। जिन लोगों ने इस देश को गुलाम बनाया, हमारे बीच में अरविंद त्यागी जी बैठे हैं, हमने एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके लिए 302 लग गई और हमारे लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। तिलक नगर थाने में पूरी रात हमारी पिटाई हुई। उसके बाद चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बढ़ने के बाद हम पूरे देश में घूमे और पूरे देश में घूमने के बाद 3 बार मैं इस पूरे देश में पैदल पैदल घूमा। इस देश में मैंने लाचारी देखी, बेगारी देखी और भुखमरी देखी और त्राही त्राही चारों ओर। इस देश में लोग महानगरों को छोड़कर 2 वक्त के भोजन जुटाने में भी असमर्थ हैं। शिक्षा और चिकित्सा की तो बात ही दूर है। फिर मैं तीसरे तबके की ओर गया। समाज का जो तीसरा तबका है, उनके साथ तो पूरा ही अन्याय था। पूरे संसार की, पूरे भारत की वो गंदगी अपने सर पे ढो रहे हैं और उसको मैं बड़े करीब से देखा और बड़े करीब से जिया। मैं जब उन लोगों में गया, बहुत बड़ा तबका है जिन्हें म्युनिसिपल कारपोरेशन कहते हैं। वो उनके धर्मपत्नी और वो पति सुबह सुबह बेचारे 5 बजे झाड़ू मारने चले जाते हैं। उनके बच्चों को स्कूल भेजने वाला भी कोई नहीं है जी। पूरे देश में चाहे सर्व शिक्षा अभियान ले आए या प्रधानमंत्री पढ़ो योजना ले आए, उनके बच्चों को भी स्कूल भेजने वाला नहीं है। जब स्कूल भेजते भेजते हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उन्हें तो स्कूल भेजने वाला ही कोई नहीं है। फिर उन चीजों से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने जब देखा कि समस्याएं कहां से निकल रही हैं, तो समस्याएं समझ में आनी शुरू हुई। तो पता लगा कि समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण, विशेष की ही भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। और जब समुदाय और किसी भी राष्ट्र के लिए जो अगर सबसे बड़ी समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक कानून के बराबर में दूसरा कानून चल रहा है। तो मेरा ये तो निवेदन है अधिवक्ताओं से, ये तो सबसे बड़ी खतरे की बात है। आपने तो शरीयत पढ़ी ही नहीं है और भविष्य में देश शरीयत से पढ़ेगा चलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले लेता हूँ। इस देश का जो भविष्य है, इस देश का जो नया संविधान है वो शरीयत है और कोई बदल नहीं पाएगा इस बात को। इस देश का जो अगला कानून है वो शरीयत है। जिस तेजी से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को दुश्मनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दंगे होते हैं जिन्हें हम दूर से बैठ के देखते हैं, नालों में से लाश निकलती है साहब,
फिर हमने जब पूरा इस चीज के ऊपर पढ़ लिया, हमारा मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना मेरी वेशभूषा के हिसाब से मुझे किसी से द्वेष रखना चाहिए, लेकिन अपने लोगों की रक्षा करने का मेरा कर्तव्य है, मेरा नैतिक कर्तव्य है। और जब मैंने इन चीजों को पढ़ा, इस देश के बाबा बोल रहे हैं, इस देश के सन्यासी बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, धर्म का तो विषय ही नहीं है, ये लोगों को गुमराह कर दिया गया। तो मैंने फिर किसके हाथ जोड़े? मैंने अधिवक्ताओं के हाथ जोड़े। मैं आप लोगों से ये कानून का विषय है, देश कानून से चलेगा। और इस देश में धर्म आधारित, जब सेकुलर देश है तो धर्म का आधारित कानूनों को तो नष्ट कराइए जी। धर्म से कोई देश चलेगा? संविधान से देश चलेगा। संविधान किसका? बाबा साहब ने जो बनाया। हमारे नेता विदेश में जाते हैं, नई नई योजनाओं को ले आते हैं, पूरे देश की दशा और दशा संस्कृति बदल दी इन्होंने, पूरे देश की संस्कृति बदल दी। और इतने बढ़िया बढ़िया कानून विदेशों ने बनाए। आए दिन तुम अमेरिका चले जाते हो, चीन चले जाते हो, जापान चले जाते हो, यूरोप देशों में चले जाते हो, वहां से एक बार कानून भी तो लेके आओ। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा और न्याय समान मिले, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और धर्म आधारित कानूनों को इस देश से नष्ट किया जाए। ये सब आप लोगों के बिना, आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और भारत की संस्कृति आज भी इस तरह की है, यहाँ कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते। मेरी सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है कि इस देश को सहयोग की आवश्यकता है। यस सब एक बार ना ये ऊपर कर लेना, एक बार लास्ट से जाके फोटो ले लीजिए सबको। हम लोग किस सकते एक बार रुका भैया, जरा आप भी कैमरा लगा दें। एक बार भैया नीचे हो जाइए, एक बार नीचे हो जाइए और ऊपर करवा दीजिए। एक सब आ रही है, कर लीजिए ऊपर। ये तो करना पड़ेगा आपको, अभी बहुत लंबा संघर्ष है और कुछ नहीं होना आप लोगों के आशीर्वाद के बिना। सम्मानित अतिथियों, मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई हरेंद्र सिंह जी से एक बार मंच पे आ जाएं। आकाश चौधरी जी से, संजय गोयल जी से प्लीज मंच पे आ जाएं। कुलवंत राणा जी से, ललित माधवाल जी से, विकास प्रधान जी से अनुरोध करूंगा एक बार मंच पे आ जाएं। सिद्धार्थ चौधरी जी, विक्रम चौधरी जी और आजाद चौधरी जी, सभी सम्मानित सदस्यों का और हमारे सहयोगी गणों का हार्दिक धन्यवाद करें मोमेंटो प्रदान करके। ललित कुमार कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। मुलाकात हुई जब हमें सारी आपको याद है इसका हाथ को ले रहा है, इसको इधर कर लेना मोबाइल को, उसका हाथ आने लग रहा, ऊपर कर, ऊपर कैमरा अशोक गुप्ता जी, वैसे अशोक गुप्ता जी से अनुरोध है, प्लीज एक बार मंच पे आ जाएं। आदरणीय अशोक गुप्ता जी। इस
इस तरह से आती है। ये बीजेपी है, जहाँ बीजेपी के एक सामान्य कर्ता अपने आप दिल्ली मार्बल मार्केट की प्रधान दीपेश जी आप भी आइए। आदरणीय भाई दीपेश जी प्लीज मंच पे आ जाएं। किया गया राष्ट्रवादी अधिवक्ता संघ की तरफ से और हमारे प्रीत जी पूरे मुझे लगता है 24/7 इसी राष्ट्रवाद के कार्य में लगे हुए हैं। आप गुप्ता जी हैं हमारे साथ में और पूरी टीम शर्मा जी। भारत के 90% समस्याओं का दो ही कारण है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और आज इस सभा में एक मत से ये तय हुआ, सरकार से मांग की गई है कि सरकार तत्काल एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, चीन की तर्ज पे बनाए, जाति धर्म भाषा क्षेत्र से उठ के बनाए, जो लद्दाख से लक्षद्वीप तक लागू हो, कच्छ से कामरूप तक लागू हो। हम दो हमारे दो सबके दो। दूसरा एक यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया जो सब आम सहमति से सबने उस पर चर्चा करने के बाद वो प्रस्ताव पारित किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो इच्छा थी आर्टिकल 44, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं आर्टिकल 44 को, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बनाया जाए, उसको पब्लिश किया जाए, सब लोग उस पर चर्चा कर सके, जिससे आने वाले संसद सत्र में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बन सके। हम सबकी यही मांग है। यहाँ जितने भी आज तो सारे वकील थे, सारे पूरे राष्ट्रवादी अधिवक्ता संघ के लोग थे यहाँ पे, और इसी तरीके कार्यक्रम आप दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर के अलावा अन्य शहरों में भी किया जाएगा। दो हमारी मांगे हैं, आने वाले संसद सत्र में हम दो हमारे दो सबके दो यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 44 को लागू किया जाए, यानी सारे पर्सनल लॉ खत्म किए जाए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यानी लड़के लड़की की उम्र, शादी की उम्र बराबर हो। यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, तलाक का आधार सबके लिए समान होना चाहिए। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सबका एक समान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का। यूनिफॉर्म सक्सेशन, सबका संपत्ति का अधिकार सबके लिए एक समान होना चाहिए, वो अलग अलग जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। और यूनिफॉर्म एडॉप्शन और गार्जियनशिप, यानी गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता, विवाह की उम्र, इन सब में जो विषमताएं चल रही हैं अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग धर्मों के लिए, वो खत्म करके बाबा साहब की इच्छा के अनुसार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। थैंक यू सर। बने हैं गौ माता के जो रक्षक आपके करता है और काफ़ी आपकी एम्बुलेंस भी देखी गई हैं, तो क्या लगता है गौ माता का जो चल रहा है, जो अभी मुद्दा है, तो कहाँ तक खत्म होने का आसार रहेगा इस बार का? देखो, समाज के जितने समाज सेवी लोग हैं, जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, उनकी कृपा से गाय का जो चल रहा है वो थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी सरकार से हमें बहुत आशाएं हैं कि वर्तमान की सरकार बड़ी तेज़ी से बड़े मुद्दों पे काम कर रही है, तो जल्दी गौ के ऊपर भी वो लोग विचार करेंगे। 2014 में उन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगी है, मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, भाजपा का संदेश बचेगी गाय बचेगा देश। तो दूसरे बार में भी देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री को अवसर दिया देश का नेतृत्व करने का, तो गौ माता सद्बुद्धि दे उन्हें, जल्दी से जल्दी वो इस कार्य को भी। सर आपने 3 कानून के लिए अभी उपभोक्ता संगठन रखा भी है, समान नागरिकता, समान जनसंख्या और स्वच्छता भारत कानून का, ये कहाँ तक का इस बार जल्दी से जल्दी कानून को किस तरह का किया जाएगा? ये तो अगर अभी भी कर दिया जाए तो भी लेट है, कि इसमें 5 मिनट लेट हो गया। ये तो जितना शीघ्र हो जाए उतना पूरे भारत के लिए एक सौभाग्य की बात। एक ही समस्या है कि इस देश में जनजागृति के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सभी राष्ट्रवादी, सभी सामाजिक और मैं तो कहूँ सभी धार्मिक संस्थाओं को इस देश में चलाना चाहिए, क्योंकि धर्म भी जब भी जीवित रहेगा जब देश जीवित रहेगा। जनजागृति की आवश्यकता है। आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। निश्चित रूप से सरकार तभी कोई कानून बनाती है जब एक जन दबाव होता है, जन जागरण होता है। मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण के मामले में ये तो सबको समझ में आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है, लेकिन लोग उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं अपने विचार को। तो मैं सबसे आग्रह यही करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको खुल के कहें, सोशल मीडिया के माध्यम से कहें, सड़क पे कहें,
बैनर पोस्टर लेके कहें, फोन करके कहें, और मैं तो सबसे कहूँगा, आग्रह करूँगा, आप लोग अपने अपने विधायक और सांसद को फ़ोन करना शुरू करिए। अगर सब नागरिक रोज फ़ोन करना शुरू कर दें, हाँ, देश के सभी सांसदों के पास, विधायकों के पास रोज 100 फ़ोन आना शुरू हो जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो निश्चित रूप से जब भी वो पार्टी की बैठक में जाएंगे, जब भी संसदीय दल की बैठक होगी, वहाँ ये कहेंगे कि मेरे पास 100 फ़ोन 200 फ़ोन रोज आ रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, सबसे यही आग्रह करते हैं, सारे सांसदों विधायकों का फ़ोन नंबर गूगल पे अवेलेबल है, ढूंढ लीजिए, पता कर लीजिए, आस पड़ोस से पता कर लीजिए, रोज उनको एक एसएमएस करिए, एसएमएस भी फ्री हो गया है, रोज उनको फ़ोन करिए, फ़ोन कॉल भी आजकल आउटगोइंग भी फ्री हो गई है, उनको सोशल मीडिया पे टैग करिए, ट्विटर पे टैग करिए, फेसबुक पे लिखिए। तो मुझे लगता है इस तरीके का जन जागरण शुरू हो जाएगा तो ये कानून बनने में टाइम नहीं लगेगा।